नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उड़ी हमले पर भारत ने पाकिस्तान को दिए सबूत तो बौखलाया पाकिस्तान। भारत पर ही लगाया हमले की साजिश का आरोप। वीके सिंह का जवाब, झूठिस्तान है पाकिस्तान। In good old days, there used to be on the radio, it used to be called Jhutistan, Radio Jhutistan. A radio which only talks about lies. I think that is what keeps happening out there. अमेरिकी चुनाव में पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट में गर्मा गर्म बहस। डोनाल्ड ट्रंप ने किया टैक्स घटाने का वादा तो हिलरी क्लिंटन ने ट्रंप पर ही टैक्स न चुकाने का लगाया आरोप। रिलायंस कम्युनिकेशंस ने रिलायंस जियो के साथ बढ़ाया सहयोग। अनिल अंबानी ने कहा स्पेक्ट्रम ऑप्टिकल फाइबर शेयरिंग से हुआ वर्चुअल मर्जर। अच्छी शुरुआत के बाद फिसला बाजार। सेंसेक्स 71 तो निफ्टी 17 पॉइंट गिरा। बैंक शेयरों ने बढ़ाया दबाव। एक साल में जहरीली हवा ने ली दुनिया भर में 10 लाख जाने। भारत में ग्वालियर की हवा सबसे ज्यादा खराब। आवाज इनोवेशन यात्रा में आज देखिए काजू की छटनी करने वाली मशीन। रंग और आकार के हिसाब से करती है काजू अलग। और आवाज के साथ कीजिए गरबा ड्रेस की शॉपिंग। मार्केट में नए डिजाइन और लेटेस्ट ट्रेंड की है धूम। और इस वक्त एक बड़ी खबर आते हुए भारत और पाकिस्तान में जिस तरह का इस वक्त तनाव है, तो भारत ने अब ये निर्णय किया है कि सार्क सम्मेलन जो कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाला है, उसमें भारत शिरकत नहीं करेगा। प्रधानमंत्री मोदी के सार्क सम्मेलन में जाने की अटकलें थी। बातें हो रही थी कि अब मोदी जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन अब आधिकारिक बयान आता हुआ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री यानी कि विदेश मंत्रालय की तरफ से कि सार्क सम्मेलन में भारत हिस्सा नहीं लेगा। तो एक बड़ा जवाब आज भारत की तरफ से पाकिस्तान को जाते हुए, जिसमें भारत ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान में जो सार्क सम्मेलन होगा उसमें भारत की तरफ से कोई शिरकत नहीं की जाएगी। साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी अब इस सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो आज भारत की तरफ से ये बड़ा ऐलान आता हुआ। इससे पहले भी आज दिन भर कई बड़ी गतिविधियां चली, जहां पाकिस्तान की तरफ से कुछ बातें आई हैं और कुछ भारत की तरफ से की गई है। लेकिन अब साफ कह दिया विदेश मंत्रालय ने कि भारत बहिष्कार करेगा पाकिस्तान में होने वाले सार्क सम्मेलन का, और प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर, भारत की तरफ से एक बड़ा मूव। उड़ी में अटैक के बाद से, उड़ी हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति है। दोनों तरफ से रोज कई तरह के बयान आ रहे हैं, कई बातें हो रही हैं, और इस बीच एक बड़ा फैसला भारत की तरफ से कि पाकिस्तान में होने वाले सार्क सम्मेलन में भारत हिस्सा नहीं लेगा। प्रधानमंत्री मोदी नहीं जाएंगे पाकिस्तान। और अटकलें लग रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं कि नहीं, क्या भारत की तरफ से कोई और पार्टिसिपेट करेगा, कोई और हिस्सा लेना पहुंचेगा, इसका प्रतिनिधित्व खुद मोदी करेंगे कि नहीं। लेकिन अब तक जो लग रहा है, देख के जो खबर जो शुरुआत में निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान में सम्मेलन जो कि नवंबर में होना है उसमें भारत शिरकत नहीं करेगा। प्रधानमंत्री मोदी तो नहीं ही जाएंगे, लेकिन शायद कोई और भी भारत की तरफ से इसमें भाग नहीं लेगा। तो ये एक साफ दो टूक जवाब पाकिस्तान को कि जब तक आप अपनी जमीन से आतंकवाद की गतिविधियों पर रोक नहीं लगाते, जब तक आप कश्मीर में आतंकवादियों को भेजना बंद नहीं करते, तब तक अब भारत किसी भी तरह के रिश्ते पाकिस्तान से रखना नहीं चाहेगा। बहुत सारी बातें आज, जैसा हमने कहा, इंडस वाटर ट्रीटी पे भी यहां पर बातचीत हो रही है। जो जल संधि है भारत पाकिस्तान के बीच, उस पर भी विचार किया जाएगा कि क्या उसे रद्द कर दिया जाए। इसी के अलावा मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा पाकिस्तान को दे रखा है भारत ने, उस पर भी प्रधानमंत्री ने गुरुवार को बैठक बुलाई है कि क्या पाकिस्तान से ये दर्जा वापस ले लिया जाए। लेकिन इस बीच यह ऐलान आता हुआ कि नवंबर में जो सार्क समिट पाकिस्तान में होने वाला है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जो सार्क समिट होना है, उसमें भारत शिरकत नहीं करेगा। प्रधानमंत्री मोदी नहीं जाएंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि आज भारत ने पाकिस्तान के उच्च आयुक्त को बुलाकर उड़ी मामले में
अब्दुल बासित साहब को उड़ी मामले के जो सबूत थे भारत के पास, जो भी सामान इकट्ठा किया गया था साइट से, वो सौंपा है और दिया है। हालांकि पाकिस्तान ने तो उन्हें सबूत मानने से इनकार किया और हमने देखा कि दिन में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान आया, बड़ा ही अजीब बयान कि भारत ने ही उड़ी अटैक कराया है, उड़ी हमला कराया है। हालांकि उसके बाद भारतीय मंत्री वीके सिंह का बयान अभी आपने सुना कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान झूठ का पुलिंदा है, झूठिस्तान करार दिया पाकिस्तान को। ये भी खबरें हैं कि पाकिस्तान के गृह मंत्री ने भी लगभग इसी लाइन पर बयान दिया है कि उड़ी हमला भारत ने खुद कराया है और ब्लेम पाकिस्तान पर डाला जा रहा है। लेकिन अब एक कड़क संदेश में भारत ने ऐलान किया है कि सार्क सम्मेलन में नहीं शिरकत करेगा भारत। प्रधानमंत्री मोदी नहीं जाएंगे इसमें हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद। चलिए, इधर उड़ी हमले को लेकर सवालों के घेरे में आए पाकिस्तान ने, जैसा हमने कहा, एक शर्मनाक बयान दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने उड़ी हमले पर बेतुका और अजीबोगरीब बयान देते हुए कहा कि उड़ी हमला भारत ने खुद कराया है। इसके अलावा उल्टा उन्होंने भारत पर ही पाकिस्तान में आतंकी हमलों का आरोप तक मढ़ दिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के गृह मंत्री निसार अली खान ने भी उल जुलूल बयान दिए हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री निसार अली खान ने कहा है कि ना तो भारत सेना के बल पर कश्मीर में आजादी के आंदोलन को दबा सकता है और न ही पाकिस्तान की ओर से कश्मीरियों को दिए जा रहे राजनीतिक, कूटनीतिक और नैतिक समर्थन को रोक सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर ही तनाव की वजह है। भारत कश्मीर में हो रही चीजों से ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान पर आरोप लगा रहा है। तो ये पाकिस्तान के गृह मंत्री से आता हुआ बयान, और इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि उड़ी हमला खुद भारत ने कराया। लेकिन इधर भारत के विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान को झूठ का एक और पुलिंदा कह दिया है। उन्होंने पाकिस्तान की तुलना उस रेडियो से की है जो हमेशा झूठ ही बोलता है। You know, in good old days there used to be on the radio it used to be called Jhutistan, Radio Jhutistan, a radio which only talks about lies. I think that is what keeps happening out there. उड़ी हमले में पाकिस्तान हाथ को लेकर आज भारत ने पाकिस्तान को सबूत भी सौंप दिए। भारत ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब कर विदेश सचिव एस जयशंकर ने कहा कि सरहद पार से लगातार भारत के खिलाफ साजिशें और आतंकी हमले किए जा रहे हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विदेश सचिव ने पाकिस्तानी आतंकवादियों के बारे में डिटेल जानकारी पाक उच्चायुक्त को दे दी है और उसमें उन पाकिस्तानी लोगों के नामों का जिक्र भी है जिन्होंने आतंकवादियों को भारत में घुसने की मदद की। अभी तक जो नाम सामने आए हैं वो सब पीओके मुजफ्फराबाद के रहने वाले हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान ने विदेश मंत्रालय की ओर से सौंपे गए सबूतों को मानने से इनकार किया है। और इन सभी मुद्दों पर अब हम और बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व डिप्लोमेट पिनाक चक्रवर्ती। पिनाक साहब, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान और उसके बाद उनके गृह मंत्री का भी लगभग उसी लाइन पे बयान कि उड़ी हमला भारत ने करवाया है। ऐसे बेबुनियाद, ऐसे अनर्गल बयान पाकिस्तान अब दे रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या हमारी तरफ से कोशिशें नरम है? क्या हम इतना स्टिफ प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं या टक्कर नहीं दे रहे हैं पाकिस्तान को कि इतनी बात करने की जरूरत हो रही है? देखिए, पाकिस्तान के जो मंत्री हैं, जो भी हैं, जिन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है, वो तो खैर देंगे ही। वो तो डिनाई कर ही रहे हैं तो कि हमने नहीं करवाया, ये पता नहीं किसने करवाया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। ये भी कहा गया है कि इंडिया ने ये खुद करवाया क्योंकि कश्मीर का मुद्दा मतलब ढकने के लिए। इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। भाई, ये पुरानी बातें हैं, ये पहले भी वो कर चुके हैं इस तरह की बातें। द क्वेश्चन इज कि बात तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो पाकिस्तान से टेररिस्ट आए थे और उन्होंने हमला किया था। और ये भी कोई नई बात नहीं है, छुपाई बात नहीं, छुपाने वाली बात भी नहीं है कि पाकिस्तान इन लोगों को पनाह दे रखा है, उनको भेजता रहता है। ये पाकिस्तान का तो खैर पॉलिटिकल टूल बन ही गया है, टेररिज्म एज स्टेट पॉलिसी बन गया है। तो ये तो दुनिया को अब मालूम है। कहीं भी कुछ होता है दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, तो वहां पे पाकिस्तान का लंबा हाथ दिख जाता है। या तो अब देखिए जो अभी रिसेंटली न्यूयॉर्क में हुआ, वो जिसने जो बॉम्बर था उसने भी पाकिस्तान के मदरसे में या कहीं ट्रेनिंग ले रखी है। तो पाकिस्तान तो खैर
सब जानते हैं किस तरह का मुल्क हो चुका है, टेररिज्म वहां पल रहा है बहुत सालों से। अब इंडिया को सोचना है कि भाई अब क्या करें, क्योंकि मिलिट्री मीन्स जो है हमारे पास उसका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं चाहिए, कोवर्ट ऑपरेशंस हैं वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो ये तो सरकार कैलिब्रेटेड वे में मतलब अपने फैसले लेगी। जी पिनाक जी, बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। सर, पाकिस्तान पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत अब सिंधु नदी समझौते के बाद पीएम मोदी मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे को भी रिव्यू करेंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 29 सितंबर को वाणिज्य और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत ने पाकिस्तान को 1996 में WTO के गैट के तहत मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था। इसकी वजह से पाकिस्तान को अधिक आयात कोटा और कम ट्रेड टैरिफ की सुविधा मिलती है। वहीं बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा का कहना है कि भारत को अब MFN यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा पाकिस्तान से वापस ले लेना चाहिए। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है जब ये MFN ट्रीटमेंट हमको वापस ले लेना चाहिए, और जैसा मैंने कहा कि हमारी जो पलटन है, सेना है, उसके ऊपर इस बात को छोड़ देना चाहिए कि वो पाकिस्तान को कहां और कैसे जवाब देना चाहते हैं। इधर सिंधु जल समझौते की समीक्षा की खबरों ने पाकिस्तान में घबराहट पैदा कर दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री सरताज अजीज ने नेशनल असेंबली में इस मामले पर बयान दिया है। The treaty is of indefinite duration and was never intended to be time specific or event specific. The treaty is binding on both the states equally and offers no exit provision. There is an arbitration mechanism provided in Indus Water Treaty to resolve the disputes related to the implementation of the treaty only. According to international law and provision of Indus Water Treaty, India cannot unilaterally revoke IWP, as it will not only undermine India's international standing but also pertains considerable risk of war and hostilities. उड़ी आतंकी हमले को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की धमकी के बाद पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान ने भारत छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि वो चुपचाप भारत से चले गए। सूत्रों के मुताबिक उनकी भारत लौटने की भी कोई योजना नहीं है। करण जौहर की आने वाली फिल्म दिल है मुश्किल में पाकिस्तानी कलाकार फवाद और महिरा खान काम कर रहे हैं। दरअसल MNS ने पाकिस्तानी कलाकारों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने की धमकी दी थी। ऐसा न करने पर उन्हें पीटने की बात भी कही गई थी। इधर पाकिस्तानी कलाकारों का समर्थन करने पर मनसे ने निदेशक करण जौहर के घर के बाहर प्रदर्शन किया। पाक कलाकारों को धमकी मिलने के बाद करण जौहर ने कहा था कि वो लोगों के गुस्से और नाराजगी को समझते हैं, लेकिन पाकिस्तानी कलाकारों को बैन करना आतंकवाद का हल नहीं है। करण जौहर ने यह भी कहा था कि जब भी वो इस तरह की खबर देखते हैं तो न केवल उन्हें डर लगता है बल्कि गुस्सा भी आता है। और अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हिलेरी और ट्रंप में खुले मंच पर हुई भिड़ंत। कौन पड़ा किस पर भारी, देखिए इस ब्रेक के बाद। और एक बार फिर लौटते हैं आज इस वक्त की बड़ी खबर पर। भारत ने इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान की राजधानी में होने वाले सार्क समिट जो कि नवंबर में होने वाला है उसमें भाग लेने से इनकार कर दिया है। मतलब अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा साहब जुड़ गए। नरेंद्र जी, क्या इस कदम को किस तरीके से, क्योंकि आज दिन भर बहुत सारी बातें हुई, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान आया, फिर गृह मंत्री का बयान आया, उलझुल सी बातें की, उड़ी हमला भारत ने कराया, तो अब जो ये डिसीजन लिया गया कि प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे पाकिस्तान, ये जवाब है पाकिस्तान को? देखिए, मैं इसको जवाब नहीं कहूंगा। जिस तरीके से वो सार्क की जो स्पिरिट है, भावना क्या है कि सारे देश मिलकर कोऑपरेशन करें। सार्क का मतलब है आर्थिक कोऑपरेशन होना चाहिए, राजनीतिक होना चाहिए, सांस्कृतिक, सामाजिक, कुल मिलाकर के आपस में साउथ एशिया में एक तरह का एक मत बनाए, भाईचारा बनाए। अब अगर वो देश जो है बजाय इसके कि भाईचारे की बात करे, सहयोग की बात करे, आपस में आने की बात करे, ट्रेड की बात करे, अब वो तो आतंकवाद पर लगे हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस में जाते हैं, 80% समय उस पर लगाते हैं, और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, पूरा दिन किस तरह की बयानबाजी वो करते रहे। पूरा धैर्य रखा भारत ने जितना रखा जा सकता था, लेकिन वो देश जो होस्ट कंट्री है और इस बार चेयरमैन थे उसके पास सार्क की, अगर वो सार्क का कॉन्स्टिट्यूशन और सार्क की भावना
उसका सीधा सीधा उसके ऊपर भी आतंकवादी हमला कर रहा हो, सार्क के ऊपर भी आतंकवादी हमला कर रहा हो, सार्क की स्पिरिट पर आतंकवादी हमला करना हो, तो फिर ऐसे सम्मेलन में जाने का फायदा क्या और ऐसे मिशन में वहां जाने का फायदा क्या? जो पाकिस्तान ने खाली अपने जो इरादे हैं और अपनी जो उनकी गलत नीतियां पॉलिसी है, अपने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। सार्क जो बड़ी संस्था है और इस पूरे साउथ एशिया के करोड़ों लोगों की उसकी भावना उससे जुड़ी हुई है, उनके ऊपर भी हमला किया और उसको भी नोचप है। ये पाकिस्तान जैसा देश जिस चीज को छूता है उसी को ये बर्बाद करता है, उसी का विध्वंस करता है जी। वहां जाने का कोई अर्थ नहीं बनता जी। नरेंद्र जी, कुछ ऐसी भी खबरें सुनने में आ रही कि भारत ने पूरे इस सार्क समिट को ही कॉल ऑफ करने की बात की, क्या कोई ऐसी जानकारी? नहीं, देखिए ये कूटनीति मसले होते हैं और भारत जो है पाकिस्तान नहीं है, बहुत मैच्योर देश है। भारत ने हमेशा कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंदर बहुत बड़ी मैच्योरिटी दिखाई है और भारत उसी के साथ काम करेगा। तब देखिए जो साउथ एशिया के अंदर रीजनल कोऑपरेशन को भारत बढ़ाना चाहता है, सार्क को भारत मजबूत करना चाहता है, सार्क की रीढ़ की हड्डी को मजबूत करना चाहता है, आर्थिक कोऑपरेशन को मजबूत करना चाहता है, लेकिन साथ में जो है अगर कोई उसका दुरुपयोग करना चाहता है और उसकी उस लायक नहीं है कि वो इस संस्था को होस्ट करे, तो उसके बारे में विचार रखा जा सकता है। अब देखना ये होगा, अब ये देखना होगा कि जो अन्य देश हैं हमारे सार्क के, उनका उस पर क्या नीति, उससे उन बारे में बातचीत हो रही है। जी, बहुत शुक्रिया नरेंद्र तनेजा जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर बहुत स्पष्ट भारत की तरफ से जवाब, पाकिस्तान को सार्क सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। और कुछ खबरें ये भी, हालांकि नरेंद्र तनेजा साहब ने अभी स्पष्ट रूप से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि इस पर विचार किया जा सकता है कि भारत पूरे सार्क समिट को ही कॉल ऑफ करने की मांग भी रखे, विचार रखे, प्रस्ताव रखे। और यहां पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। और अब बात आवाज इनोवेशन यात्रा की। इनोवेशन यात्रा में आज हम आपको बता रहे हैं एक ऐसी मशीन जो ड्राई फ्रूट्स की छटनी करती है और काजू को न सिर्फ साइज बल्कि रंग और शेप के आधार पर 7 अलग वैरायटीज में छांट देती है। देखते हैं हुबली में बना ये शानदार इनोवेशन। बेलगाम की कंपनी नैनोपिक्स ने बनाई है ये ग्राइंडिंग मशीन। इस मशीन की खास बात ये है कि ये काजू को न सिर्फ साइज बल्कि रंग और शेप के मुताबिक एक साथ अलग कर देती है। भारत में अभी तक काजू की छटाई हाथ से होती आई थी, लेकिन इस मशीन ने ये काम काफी आसान कर दिया है। ग्राइंडिंग में इस्तेमाल होने वाली कुछ मशीनें हैं भी तो वो सिर्फ 3 वैरायटी के काजुओं को अलग करने में सक्षम है, लेकिन इनोवेटर अनूप बीजापुर ने ये मशीन 7 वैरायटीज की पहचान करके उन्हें अलग कर सकती है। यही नहीं, इसकी एक्यूरेसी 95% है। जो कैमरा के एल्गोरिथम से कैसे हम उसको ऑप्टिमाइज कर पाए ताकि फॉर द सेम सिस्टम, फॉर द सेम सप्लायर, फॉर द सेम मशीन कैसे मुझे कैपेसिटी बढ़ेगी, कैसे मुझे उसी सिस्टम में कैसे मैं मैक्सिमम थ्रूपुट लेके आ सकता हूँ। इस सिस्टम में काजू को प्रोसेस करने का काम इतना आसान कर दिया है कि 8 घंटे की शिफ्ट में 1.5 से 2 क्विंटल तक काजू की छटाई होने लगी है। नतीजन कंपनियों की क्षमता काफी बढ़ गई है। आज के दिन नैनोपिक्स की ये नैनो सॉर्टर भारत के तटीय इलाकों में मौजूद ज्यादातर कैशू प्रोसेसिंग कंपनियां इस्तेमाल कर रही हैं। यही नहीं, कंपनी को दुनिया के सबसे बड़े कैशू प्रोड्यूसर और प्रोसेसर वियतनाम से भी ऑर्डर मिलने लगे हैं। मोस्टली ग्लोबली ग्रेड्स या तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट रहेंगे, एक ही पास में मल्टीपल ग्रेड्स मिलना ऐसा कोई मशीन नहीं है, एंड हमारे मशीन से उनको वो थ्रूपुट मिल रहा है। कीमत की बात करें तो मशीन 8.5 से 30 लाख के बीच आ सकती है और इसकी क्षमता 50 किलो प्रति घंटे से लेकर 2 क्विंटल प्रति घंटे के बीच है। अनूप अब इस तकनीक को किफायती बनाना चाह रहे हैं ताकि छोटे कारोबारी भी इसका इस्तेमाल कर सके। वहीं वो काजू के बाद बादाम, अखरोट की ग्राइंडिंग की प्रोसेसिंग से जुड़ी तकनीक पर भी काम कर चुके हैं। हर्षिता सावंत, हुबली। और आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।